मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। असंभव, जब तक आपका भाई आपको मैथ पढ़ा रहा है तो आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हम जो यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं और बताएंगे भी कि बिहार बोर्ड क्लास 10th अध्याय 1 है ना, वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। तो पहला वीडियो भी हमने अपलोड किया है, आप मेरे फेसबुक चैनल पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो हम बताए थे, तो पहला क्वेश्चन था कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो इसका आंसर हमने बताया था, इसका आंसर 2p होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो भैया सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको भी पता है क्या होता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। जैसे देख सकते हैं आप कि प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 10 10 10 कहां तक, इंफिनिटी तक। तो यहां पे क्वेश्चन जो आ रहा था, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी आपका, 1। तो आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो आइए √12 को हम तोड़ के देखते हैं। तो आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं √12, क्या हम √12 को ऐसे लिख दें 4 गुना 3, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, लिख सकते हैं। तो आइए, तो आपको पता है ना सर कि 4 का वर्गमूल क्या होता है सर, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 लिख दीजिए सर, और √3, तो √3 ही रह जाएगा, तो अंदर रख दीजिए इसको 3। तो 2 √3। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, तो ऑप्शन हो जाएगा कहां है 2 √3, तो डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे है। तो 2 √3, तो √12 को आप तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद कितना हो गया, √3। तो आगे 2 √3। तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। और सवाल नंबर 4 है, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10। आप देखिए और सवाल को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0। तो मोसो 130 और 15 का मोसो निकालना है। तो आप इसके, आप जो यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना 130, ध्यान से देखिएगा, 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस कितना है 10। उसके बाद दूसरा भी लिखा हुआ है कि 15 बराबर है आपका 5 गुना 3, यानी 5 गुना 3 प्लस 0। भैया इसके फिर में मत पढ़ो, आप डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि मोसो चाहिए 130 और 15 का। तो 15 से 130 और, ध्यान से देखिएगा, 130 और 15 का मोसो चाहिए इनको। तो क्या करेंगे, 15 से भाग लगाओ डायरेक्ट। भाग भी तो आप वो लोग बच्चे में बनाए होंगे, एचसीएफ तो बनाए होंगे ना बच्चे में, बचपन में आप अलग एचसीएफ बनाए हैं आप लोग। तो आइए उसी प्रकार से निकालते हैं, इसके फेर में हमको बिल्कुल नहीं रहना है, डायरेक्ट भाग लगाओ, भाग विधि से बनाओ। 15 6 की 90, 15 से 105, 15 8 120, लास्ट का आएगा 120, 15 8 120। तो भाई 130 में 120 घटेगा तो 10 बचेगा। तो हम लोग क्या करते थे, इसको भाग बना लेते थे, फिर ये संख्या यहां आकर के पुट हो जाती थी। तो इस संख्या को यहां लिखना है, तो 15 हो जाएगा। फिर 10 से भाग लगाओ, 10 एका 10 लगा दिए भाग, तो 15 में 10 घटेगा तो बचेगा कितना, 5। फिर इस संख्या को भाग बनाओ, फिर इस संख्या को यहां लिखो। तो भैया 5 दूनी फाइनली कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहां पे अंतिम क्रिया 0 आ गई। और एचसीएफ किसको कहते थे, इसको या इसको, तो इसको हम लोग एचसीएफ कहते थे। तो एचसीएफ 5 हो गया इसका। तो ध्यान से देखिए कि 130 और 15 का जो एचसीएफ निकला है वो हो गया आपका 5। फाइनली ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए 8 है, ऑप्शन नंबर बी 5 है, और ऑप्शन नंबर सी 130 है, तो 5 होगा।
इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप लोग को अच्छी समझ में आ रहा हो, तो जरूर आप लोग है ना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन से, यानी कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन से यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, इससे हम लोग क्या निकालते हैं भैया? इससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोसो, एचसीएफ, है ना, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, लोसो मोसो, तो मोसो निकालते हैं भैया। तो यहां आ गया आपका बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद कहता है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का मोसो क्या होगा। 45 तथा 60 का मोसो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 45 से 60 में भाग लगा दीजिए। 45 से 60 में भाग विधि से निकालना है, तो 45 से 60 में आपको भाग लगा, तो 45 एका क्या दादा 45 हो जाएगा। उसके 60 में जब 45 को घटाएंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए, इस संख्या को यहां उतारा जाएगा, तो यहां उतार देते हैं तो 45 हो गया। तो 15 तिया कितना होता है भैया? 45। तो ये समाप्त हो गया, है ना। तो अंतिम क्रिया 0 आ गई, तो हो गया मेरा कितना आंसर निकला? तो फाइनली मेरा एचसीएफ जो है किसका एचसीएफ, यानी 45 और 60 का, 45 और 60 का एचसीएफ कितना निकला? 15। ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन में 45, हाँ, तो पहले नंबर ऑप्शन आपको मिल चुका है। तो कैसा लग रहा है क्लास, जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो अब चलते हैं 3 नंबर, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक शून्य परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले बात तो अशून्य समझना पड़ेगा ना, अशून्य परिमेय भैया, अशून्य परिमेय क्या? कोई कहता है शून्य परिमेय, अशून्य परिमेय है। उसके बाद कहते हैं कि अपरिमेय संख्या मान के चलिए √3, √5, √7, √2, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कहता है कि अशून्य परिमेय संख्या, है ना, शून्य परिमेय नहीं होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यदि हम अशून्य होगा तो अशून्य कौन सा परिमेय संख्या होगा? वो शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। तो अशून्य परिमेय संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जब इन दोनों का गुणनफल करवाएंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, मान के चलो √3 गुना 3, तो क्या आएगा? 3√3 आएगा। क्या आएगा? तो 3√3। तो 3√3 तो हम तो जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि 3√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय ही आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा हो, देखिए, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, अच्छा समझिएगा इस सवाल को, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। मैंने ऐसा सवाल पिछले वाला वीडियो है उसमें भी बताए थे, है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको लिखना है 2p। 2p कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, आज फिर से उस पर चर्चा कर लेते हैं 2p कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, सम कौन सा होगा? तो सम कौन सा होगा सर? सम एक ठो लिख देते हैं विषम। तो पहले आप सम को समझ लीजिए, अगर आप सम को समझ जाते हैं तो विषम अपने आप निकल जाएगा, हाँ या ना। चलिए आगे, तो सम जैसे कि मान के चलो 2p, सर p होगा, p तो विषम होगा, p विषम होगा, 2p होगा। तो सम में आपको चाहिए 2p + 2, 2p + 4, 2p + 6, तो ये सब 2p + 8, ये सब चाहिए सम में। यदि ऐसा सम दिख रहा है तो सम होगा, वरना वो सब विषम होगा, हाँ या ना। तो ऑप्शन है 2p। तो सम की बात हो रहा था, तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका है ए। फिर कहता है p + 1, तो p + 1 विषम हो जाएगा, हाँ या ना। तो p + 1 विषम हो जाएगा, 2p + 1 विषम हो जाएगा, 2p + 3 विषम हो जाएगा। यानी जिसके लास्ट में
विषम संख्या हो तो विषम हो जाएगा, हाँ या ना। आप इसको p कहिए तो p में आप मान 1 कहिएगा, सर ये क्यों नहीं हो सकता सम? सम इसलिए नहीं हो सकता कि p का मान 1 रखेंगे तो 1 होगा, p का मान 2 रखेंगे 2 होगा, तो 3 कभी सम आ रहा है कभी विषम आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको समझना चाहिए आपको, सम को। सम अच्छे समझ लीजिए, जैसे 2p हो गया तो ये सम है, 2p + 2 ये सम है, 2p + 4 ये सम है, बाकी ऐसा नहीं दिख रहा है तो वो विषम है, हाँ या ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब तो यहाँ पे विषम कह रहा है भैया, तो विषम पूर्णांक हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे पहले हम सम कर रहे थे, अब आपके पास विषम आ गया, तो आइए विषम को देख लेते हैं। तो सभी ऑप्शन को हम लिख कर बताते हैं। तो पहला है 6q + 2, उसके बाद है 6q + 1, 6q + 4, यही ऑप्शन है। और कह रहा है कि विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। अभी हमने आपको बताया कि 2p, हमने आपको बताया ना, तो 2p ये भाई सम है, जिसके लास्ट में 2 है ये भी सम है, तो ये भी सम है, और 4 लास्ट में तो ये भी सम है। तो विषम कौन है, क्योंकि लास्ट में 1 है, तो यही हो जाएगा आपका विषम संख्या, विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर bq + r में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस सवाल की तरफ। तो ये सवाल पहले हम लिख लेते हैं कि a बराबर भाई bq + r होता है, जिसमें a का मान 72 है। पहले a का मान लिख लेते हैं, तो एक डायरेक्ट हम यहां पे बैठा ही देते हैं। तो a का मान 72 बैठा दिए। उसके बाद कह रहा है q का मान सर 8 है, तो b × q का मान 8 है, अब प्लस, अब r देखते हैं कितना है। तो r का मान 0 है भैया, r का मान कितना है 0 है, तो 0 बैठा दिए। अब देखिए क्या होता है, तो 72 का 72, तो b को 8 से गुना करेंगे तो 8b, और प्लस 0, 0 को तो लिखना नहीं है। अब क्या होगा, इसको इस साइड इसको इस साइड लिखेंगे, तो 8b बराबर हो जाएगा 72, इसलिए b = हो जाएगा 72/8। तो 8 × 9 = 72, तो b का मान कितना निकला भैया, तो b का मान 9 निकला। इसीलिए बोले थे शुरुआती दौर में, जब आपका भाई आपको पढ़ा रहा है तो आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं, और किस तरह से अच्छी तरीके से हम पढ़ा सकते हैं इनको, आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा सवाल जितना भी आएगा आप बना सकते हो, है ना। a बराबर यूक्लिड, ये इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन का सूत्र, ये होता है यूक्लिड विभाजन का सूत्र। तो इस सूत्र पे जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा आप यहां पे बना सकते हो। क्लियर। तो आगे जो सवाल है, आगे सवाल हम आप लोग को देते हैं। जैसे 7 नंबर आप देख सकते हैं कि भाग एल्गोरिदम a बराबर bq + r, b बराबर 61, q बराबर 27, r बराबर 32, तो a का मान निकले। तो इसी प्रकार से आप बैठाइएगा तो a का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार आप 8 भी बना लीजिएगा, 9 भी और 10 भी आप बना लीजिएगा। तो यहां तक 1 से 10 तक कंप्लीट हो गया। तो आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें दोस्तों को जो मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, एक ऑब्जेक्टिव का महायुद्ध।